Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Question number 1. Evaluate this. 102, 18, 36. पहले देखो सबसे पहले कि कोई भी रो या कॉलम आपको 0 0 दिख रहा है, कोई भी दो रो या दो कॉलम आपको सेम दिख रहा है। अगर ऐसा होता तो उसका वैल्यू 0 हो जाता। जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं जो एक्सपैंड करने आपको बोला जाता है विदाउट प्रॉपर्टीज, जनरली रूल ऑफ थंब है उसका वैल्यू 0 आता है। आपको पहले दिमाग लगाना है कि इसको कैसे 0 वाला कैटेगरी में लेकर आए। अगर एक रो एक कॉलम 0 होता तो ये 0, दो कॉलम सेम या दो रो सेम तो भी ये 0। अब ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो अपना सबसे पहला एफर्ट होगा कि देखो 0 0 लाना ना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये चीज पॉसिबल होता है कि दो रो या दो कॉलम को आप सेम कर सकते हो। तो अब आपको दिमाग लगाना है कि इसको कौन सा दो रो या कौन सा दो कॉलम सेम हो सकता है। सबसे पहले पकड़ो बड़ा वाला जो नंबर आपको दिख रहा है, ठीक है, या थोड़ा सा सोचो कैसे करोगे। इमेजिन करो आपको सेम करना है। कौन सा? 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 6 से डिवाइड करेंगे तो सबका नंबर यहां पे क्या क्या आ जाएगा? 17। 3 और कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, डिवाइड करने से बेटर वहां से 6 निकाल लो। आपके पास जो पहला वाला रो है, पहले वाले रो से आप क्या निकालोगे? 6 कॉमन निकालोगे। अब आपको पता है ना डिटर्मिनेंट में कि अगर एक नंबर मल्टीप्लाई होता है स्केलर, तो वो या तो एक रो में मल्टीप्लाई होता है पूरा या तो एक कॉलम में। तो आपने यहां से 6 कॉमन निकाला, बाहर निकाल दिया, तो यहां पे क्या बचेगा? 6 से डिवाइड करेंगे तो 17। यहां पे क्या बचेगा? यहां पे 6। चलो अब क्या दो रो या दो कॉलम सेम दिख रहा है? दिख रहा है? कौन कौन सा? फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। अगर दो रो आपका सेम टू सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकल गया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। डायरेक्टली लिखेंगे 6 इंटू 0, तो इसका वैल्यू आ गया 0। तो इजी एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, वेरी इजी। सेकंड में सोचो क्या करना होगा, सेम टू सेम। अरे उसका हिंट मत देख लेना गलती से भी, वहां हिंट दिया हुआ है, हिंट नहीं देखना है। देख लिया ना, देख लिया तो अब खेला खत्म। देखो यहां पर हम लोगों को जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, जनरली उसको ही आप सॉल्व करते हैं। जब आपको ऐसा कैलकुलेशन मिलेगा जहां पर जो सबसे, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर का रो में था पहले वाले, तो अपने को समझ में आ गया कि इसको ही सॉल्व करना था। यहाँ पे भी वही काम। अब देखो यहाँ पे 7 है, 7 इंटू 9 कितना होता है? 63। 65 में से 63 माइनस करेंगे कितना बचेगा? तो यहाँ पे 2 पहले से, फिर इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 9 से किए थे ना, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करो। 8 9 जा 72 को अगर माइनस करोगे 75 से तो क्या आएगा? 3 आएगा। 3 यहाँ पे, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करो। 81 इससे माइनस करोगे तो यहाँ पर ये 5 होना चाहिए, 5 था, अच्छा ये 5 है, आएगा। तो अपने को ऑपरेशन समझ में आया। इसी को बोलते हैं रो एंड कॉलम ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन लगाने वाले हम लोग? कॉलम नंबर 3 में कुछ ऑपरेट करेंगे। क्या ऑपरेट करेंगे? कॉलम नंबर 3 एज इट इज, इसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 9 टाइम्स ऑफ C2। ऐसा ऑपरेशन किया था हम लोगों ने प्रॉपर्टीज के टाइम पे। ध्यान क्या रखना था, C3 में जब माइनस कर रहे हो तो वापस से ये C3 मत लिख देना। इट हैज टू बी डिफरेंट कॉलम या फिर डिफरेंट रो, जो भी केस होगा। तो ये ऑपरेशन हम लोगों ने लगाया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अच्छा, ऐसे करने से क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज होता है? ऐसा ऑपरेशन लगाने से क्या डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज होता है? नहीं होता है। कौन सा प्रॉपर्टी कहता है ये? चेक करो 7 8 9 8 नंबर लिखा हुआ है कि अगर हम लोग कुछ भी इक्वी मल्टीपल्स को ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 ये कहता है। तो हम लोगों ने ये काम किया। अब देखो वैल्यू तो एज इट इज रहेगा। दिस इज 2 3 एंड 5, 7 8 और 9। 9 7 जा 63 माइनस दिस, ये आ गया 2। 9 8 जा 72, ये आ गया 3। 9 9 जा 81, ये आ गया 5। नहीं कुछ नहीं, बस आपको ये दिखाना है। फिर ये कैलकुलेशन यहां माइंड में, ठीक है। दो कॉलम सेम हो गया,
वैल्यू क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट का? इजी। अब ये पहली बार देखोगे तो देखो ये अजीब सा लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि पहली बार जब आप ये देखोगे ऐसा ऐसा ऑपरेशन होते हुए तो ये आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन 10 क्वेश्चन के बाद फिर आपको ये टफ नहीं लगेगा, आपका और दिमाग जो है ना ऑटोमेटिक काम भी करेगा। तो पहले वाले को देख के डरना नहीं है। अब इसके बेसिस पर हम लोग आएंगे थर्ड वाले पे, इसको नोट कर लो पहले। शानवी गलती से भी हिंट नहीं देखेगी। हिंट मत देखना बस बेटा, अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे, हिंट बेकार में छाप देता है। सेकेंड रो को तो 14 हो जाएगा, फिर थर्ड रो से 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 माइनस 1। अच्छा तो उससे क्या होगा फिर? इक्वल करोगे, ठीक है वैसे करना। देखो एक तरीका नहीं होता इनको सॉल्व करने का, तुम्हारा तरीका अलग होगा, तुम्हारा तरीका अलग होगा, तरीका वेरी कर सकता है, जो तुम्हें समझ में आता है वो आप अप्लाई करोगे। चलो थर्ड पे आते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। तो आप बोल रहे हो कि सेकंड रो को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 14 हो गया, और फिर क्या करें? 14 माइनस 13 माइनस 1। अच्छा 14 माइनस 13 कर दे। अच्छा वैसे चाह रहे हो, ठीक है कर सकते हैं, कर सकते हैं, करो। ये बोल रहे हैं कि रो 2 में आप लगाएंगे क्या, सॉरी रो 2 में आप लगाएंगे ट्वाइस ऑफ रो 2, ये बोल रहे हो करना है, ये बोल रहे हो। देखो जब इसको करोगे ना ये काम करना है तो उसको इस तरीके से नहीं लिखना है। फिर जब आप स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका लिखने का तरीका क्या होता है उसको देख लो ध्यान से। यहां पर आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 2/2 डिवाइडेड बाई 13579। बोलो कोई प्रॉब्लम है ऐसे लिखने में? 2/2 लिख रहे हैं तो डिटर्मिनेंट तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि स्केलर बेटा जब मल्टीप्लाई करते हो, देखो समझो ध्यान से, जब आप स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक रो या एक कॉलम में तो आप उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करते, पहले उसको आप बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या करना पड़ेगा फिर? डिवाइड भी, ताकि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं हो जाए। अब क्या करोगे, ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है आपके पास फ्रीडम है, इसको कोई भी रो में घुसा लो या फिर कोई भी कॉलम में घुसा लो। तो आपको इसको कौन से रो में घुसाना है? यहाँ पे सेकंड वाले में आप घुसाना चाहते हैं सेकंड पे, तो लिखेंगे डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1/2 135, और सेकंड रो में आपने एंटर कर दिया है तो ये हो गया 7 2 14 14 9 2 18 एंड यहाँ पे 22, ये 13 15 और 17। तब आपका डिटर्मिनेंट इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये बाहर रहेगा 1/2, ये बाहर रहेगा, डिनोमिनेटर जो आपने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में वो बाहर डिनोमिनेटर की तरह रहेगा, अपने को फर्क नहीं पड़ रहा क्यों, इसका पूरा वैल्यू अभी 0 होने वाला है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 क्या हो जाएगा फिर? 0 ही होने वाला है, ठीक है। एक तो आपने ऐसे बोला तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन इससे भी आसान तरीका उसको भी सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। चलो अब चलो इसी को आसान तरीके से और सॉल्व करते हैं जो आपको थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड लगता। ये है 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। सिक्स 6 और 6। देखो यहाँ पे आप सिंपल सा आप जान रहे हो, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है। रो 3 में से अगर रो 2 को माइनस कर देंगे तो नीचे में क्या बचेगा? 6 6 और 6 बचेगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, रो 3 में लगाएंगे रो 3 माइनस रो 2। अब देखो ये जो ऑपरेशन लग रहा है बेटा, यहाँ पर किस में ऑपरेट कर रहे हैं आप लोग बोलोगे, बताओ शानवी ध्यान दो इधर, ऑपरेट किसको कर रहे हैं इस केस में? रो 3 को आप कर रहे हैं। क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं? रो 3 में लगेगा। यहाँ पे रो 3 में कुछ किया तुमने 5 इंटू रो 3 या 2 इंटू रो 3? नहीं, रो 3 एज इट इज, जिसमें लगा रहे हो उसको एज इट इज छोड़ना है, ठीक है। फिर उसमें माइनस करो प्लस करो जो करना है। यहाँ पे कौन सा रूल नहीं हो सकता है? यहाँ पे बस रो 3 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है,
3 ही नहीं हो सकता वापस, नहीं तो 0 हो जाएगा ना फिर तो। ठीक है, यहां पे रो 3 नहीं हो सकता, बाकी रो 1 रो 2 हो सकता है। चलो डिटर्मिनेंट किस तरीके का दिखेगा, 1 3 5 7 9 11, 13 में 7 माइनस किया कितना आया, 15 में 9 गया, 17 में 11 गया, 6 आ गया इस तरीके से। अब बताओ, अब इसको रो 2 में माइनस कर देंगे क्या, रो 1 को। चलो यहां पर अब लिखेंगे रो 2 में लगा रहे हो आप ऑपरेशन, रो 2 एज इट इज माइनस रो 2 को छोड़कर कोई भी और रो, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, रो 1। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू रो 1 एज इट इज, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्लस हो जाता, रो 1 में आप लगाना चाह रहे हो, इनको इनको जोड़ दोगे तो भी बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे करो सेम है। तो अब इसको आपने माइनस किया, दिस इज R1, दिस इज 6, दिस इज 6 एंड दिस इज 6, 2 कॉमन आ गया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। क्लियर है, ये देखो आसान लगेगा, लेकिन अच्छा हुआ आपने ऐसा बोल दिया था। स्केलर जब भी खेलोगे, क्वेश्चन में आएगा भी क्वेश्चन आगे, डो नॉट वरी, स्केलर वाला आएगा, जब भी स्केलर घुसाना है सेम चीज समझ लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड, डिवाइड बाहर रह जाएगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर जहां घुसाना घुसा दो। ठीक है, चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विदाउट एक्सपैंडिंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। अब देखो यहां से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला वाला आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू बोल रहा है, यहाँ पे x है, y z a b एंड c, यहाँ पे x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। बताओ क्या पॉसिबिलिटी है कि किसी भी एक रो या कॉलम को 0 बनाया जा सकता है पॉसिबिलिटी। तीसरा वाला कॉलम में 1 और 2 को, कॉलम 2 को माइनस कर दो, कर सकते हैं। x प्लस ए है ना, यहाँ पे x प्लस ए में माइनस करेंगे x और माइनस करेंगे a, तो ये क्या बन जाएगा 0। यहाँ पे y प्लस b में माइनस करेंगे y और माइनस करेंगे b, तो क्या बन जाएगा, सेम यहाँ पे भी है, तो हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप वैसे चाहते हो वैसे करेंगे, तो कॉलम नंबर 3 में आप करना चाह रहे हैं कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 2, ऐसे करते हैं। चलो x y z a b c, यहां में से a माइनस हो गया तो बचा x, b माइनस हो गया तो y, बच गया तो 1। क्या वैल्यू आ गया डिटर्मिनेंट का, 0। आंसर मैक्सिमम 0 ही आता है, तरीका कैसे लाओगे वो नहीं, 0 नहीं, और भी आंसर्स आते हैं, लेकिन जो आप पढ़ने वाले हो ना, जितना इजी कैटेगरी है जो आपके सिलेबस में, वो सब में 0 आ जाएगा आपको। अच्छा बात है, सीयूटी में क्या करोगे, क्या एमसीक्यूज में रहेगा, और एमसीक्यूज के जो आंसर्स होते हैं ना, वो इतने अच्छे डिजाइन होते हैं कि जो 1 2 3 4 ऑप्शंस रहेगा, अगर तुमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो एक ऑप्शन में दिखेगा वैसा आंसर, कुछ और गलती किया तो वो भी आपको आंसर में दिखेगा। तो जो डिजाइन करते हैं उसको उस तरीके से किया जाता है, यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि आपको आता है या नहीं आता है। चलो सेकंड वाले में आ जाओ, ए बी सी, ए प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z, यहाँ पे x y और z। बोलो भाई क्या किया जाए, ये तो बहुत ही आसान है, साफ साफ दिख भी रहा है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए सानवी, C2 की रो 2, हाँ 2 ऑफ रो 3, ठीक है, ठीक है, या तो रो 1 माइनस करो या ट्वाइस ऑफ रो 3 माइनस करो, बात बराबर है, सेम तो आपको करके मिल जाएगा। ठीक है चलो, तो यहाँ पे करते हैं R2 में आप लगा रहे हो R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R3, ठीक है, या तो ये लगाओ या दूसरा ऑप्शन R2 में माइनस कर देंगे a को, तो यहाँ पे बचेगा 2x 2y और 2z, 2 कॉमन निकाला जा सकता है, यहाँ से 2 को निकाल के बाहर ले जाएंगे तो बचेगा x x y y z z, वैसे भी सॉल्व होगा। चलो आपने बोला तो ऐसे ही करते हैं, तो डिटर्मिनेंट रहा दिस इज इक्वल्स टू a b c, R2 में लगाया ट्वाइस ऑफ, तो ट्वाइस ऑफ x, तो a बचा, b बचा और c बचा, x y z, वैल्यू क्या आ गया 0। थर्ड नंबर, विदाउट एक्सपैंडिंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस दिस दिस।
ए माइनस बी, बी माइनस सी। देखो ये बहुत आसान है, दिमाग लगाओ। मतलब अल्ट्रा इजी क्वेश्चन ही है। पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। बताओ भाई, C1 प्लस C2 प्लस C3 भी कर दे तो सभी जीरो हो जाएगा। C1 में आप C2 को भी ऐड कर दो, C3 को भी ऐड कर दो, तो A यहां है, यहां पे माइनस है, ये जीरो हो गया। यहां पे माइनस बी, यहां पे प्लस बी, यहां पे माइनस सी, यहां पे प्लस सी। तो पहला वाला पूरा कॉलम 0 0 0 आ गया। तो बहुत आसान हो गया। तो क्या करोगे आप, कॉलम नंबर 1 में लगाएंगे, कॉलम नंबर 1 एज इट इज, उसमें ऐड कर दे रहे हैं C2 को भी, उसमें ऐड कर दे रहे हैं C3 को भी। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज तो होगा नहीं। चलो ऐड करके देखो, A माइनस बी, फिर प्लस B माइनस सी, प्लस C माइनस A, एक्स। क्या बाबू, अभी तुम लोगों के लिए लिख रहे हैं, इसको लिख देना ये वाला स्टेप को, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी। बाकी वाला एज इट इज। अब समझ में आ रहा है, एमसीक्यूज में अगर ये क्वेश्चन आते हैं सीयूटी लेवल पे, तो आपके लिए कितना आसान होगा इसको सॉल्व करना। देख कैसे ही बिना सॉल्व किया आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे, जीरो, जेड माइनस एक्स आर माइनस पी। तो इसका पूरा का वैल्यू क्या होने वाला है, जीरो। यहां पर भी जीरो और यहां पर भी जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा फिर, जीरो। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन देखो तो ठीक से लिखा हुआ है क्या, मैच कराओ किताब से। ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम लोगों ने इसको रिपीट लिख दिया है, वापस से इसको लिख दिया मैंने। यहां पे जो ए बी बी प्लस सी ब्रैकेट में डाला हुआ था ना बेटा, इसमें इसका ब्रैकेट ओपन करके बस मल्टीप्लाई कर दो इसको। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको वापस नहीं लिखते, स्टेप बर्बाद होगा। इसको आप डायरेक्टली लिखेंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ब्रैकेट्स को ओपन कर रहे हैं यहां पे। ठीक है। यहां पे भी ओपन करोगे तो क्या होगा, ये बी सी प्लस बी ए, या ए बी बोलो, ये हो गया ए सी प्लस बी सी। एकदम सामने दिख रहा, आपको करना क्या है बताओ, क्या करना चाहिए। 1 1 1 अगर आपका कंडीशन क्वेश्चन में दिखता है कभी भी, तो पक्का ऐसा कंडीशन बनेगा ही बनेगा कि कोई एक कॉलम और 1 1 1 हो सकता है। जब भी आपको 1 1 1 आए तो आप सोचो कि किसको 1 1 1 कर सकते हैं, कोई ऐसा चीज जो कॉमन निकाल सकते हैं एक कॉलम से। कोई ऐसा चीज जो कॉमन निकल सकता है क्वेश्चन से। ए कहां से निकालोगे, फर्स्ट रो से। ये यहां यहां पे कहां है, ये नहीं है। अब सोचो यहां पे क्या है बेटा, ए बी, यहां पे क्या है ए सी, और यहां पे क्या है बी सी। इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो ये यहां पे कैसा दिखेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, दिखेगा ऐसा। अब यहां पे देखो, यहां पे ए बी है, यहां पे बी सी है, और यहां से ए सी ऐड हो सकता है। ठीक, यहां पे आ जाओ, यहां पे ए बी इधर है, इसको यहां पे ऐड करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सेम चीज कॉमन आ जाएगा सब में, आएगा। फिर उसको कॉमन निकाल देंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, 1 1 1। बस ये अप्लाई करना है। तो क्या करने वाले हम लोग, कॉलम नंबर 3 में अप्लाई करने वाले हैं, कॉलम नंबर 3 प्लस कॉलम नंबर 2। डिटर्मिनेंट विल बी 1 1 1, कॉलम नंबर 2 एज इट इज। अब बस यहां पे लिखने का तरीका में ध्यान देना, ए बी को लिखना ए बी प्लस ए सी प्लस यहां पे बी सी। यहां पे आ जा, ये भी है ए बी
प्लस BC प्लस AC, दिस इज AB प्लस AC प्लस BC। अब अपने को दिख रहा है कि कॉलम नंबर थर्ड से एक चीज को कॉमन निकाला जा सकता है, तो कॉमन निकाल सकते हैं। इमेजिन कर लो ये पूरा का पूरा स्केलर ही क्वांटिटी है, कोई नंबर है ये, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, तो 5 को बाहर निकाल सकते हैं, निकल सकता है। तो आप इसको बाहर निकालोगे एक स्केलर क्वांटिटी की तरह, बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा AB प्लस AC प्लस BC। कौन से कॉलम से निकाला बेटा इसको आपने? कॉलम नंबर थर्ड से निकाला, तो कॉलम नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? 1 1, यहां पे कॉलम नंबर थर्ड क्या बचेगा? फिर कॉमन निकाल दिया तो क्या बचेगा? 1 1 1 1 1। क्यों? अगर ये नंबर 5 होता तो इसको वापस से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉलम नंबर 3 में, तो 5 5 5 आ जाता। ठीक है आस्था? कंफ्यूजिंग लग रहा है? हार हो रहा है? टफ लग रहा है? टफ नहीं लग रहा? रुक बेटा रुक, देते हैं 12 नंबर से क्वेश्चन करवाते तुम लोगों को। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इसको 0 डायरेक्टली मत लिखना, यहां पे वापस से इसको लिखना AB प्लस AC प्लस BC और इसका वैल्यू लिखना इनटू 0, इस तरीके से, फिर इसको 0 लिखना। अब सोचो आपको अगर ये तरीका आप अगर समझ जाते हैं तो क्या आपको जो CUT या MCQ में क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना आसान होगा? अब तुमको ये एक्सपैंड करने बोल दिया जाए, सोच रहे हो इसका एक्सपेंशन कैसे करोगे? वैसे ही जैसा आपको आता है आप करोगे क्या? कॉलम नंबर 1 से एक्सपैंड करोगे, तुम कर पाओगे इसका एक्सपेंशन? एंड में आंसर क्या निकलेगा? 0। लेकिन सोचो अगर इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा अपने से, वैसे ही पहला वाला, फिर उसका कोफैक्टर, माइनर, समझ रहे हो? इतना सॉल्व करने के बाद 0 है, खराब लगेगा। जिंदगी यही है रे, कुछ भी कर लो एंड में शून्य ही होना है। चलो बकवास नहीं, अगले वाला देखो। 1/A 1/B 1/C 1 1 1 BC CA एंड AB। देखिए अगर आप यहां पर कॉलम नंबर 1 में अगर आप ABC मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो यहां पे क्या होगा? ABC, फिर यहां पे भी क्या आएगा? ABC, यहां पे क्या आएगा? ABC। इमेजिन करो A और A कैंसिल हुआ तो क्या बचा? BC, यहां भी BC है, यहां पे B और B कैंसिल हुआ तो क्या बचा? AC, यहां भी AC है, यहां पे क्या कैंसिल होगा? CC गया, यहां बचा AB, दो कॉलम सेम हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0। तो जो इमेजिन कर लिया इसको वापस क्लीन करते हैं। तो डिटर्मिनेंट में अब देखो बेटा, अगर आपको कोई भी चीज मल्टीप्लाई करना है तो सीखे थे ना, मल्टीप्लाई अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा? साथ में डिवाइड भी करना पड़ता है। तो यहां पे लिखोगे 1/ABC, पहले ऐसे लिखोगे, उसके बाद क्या था ओरिजिनल? 1/A 1/B एंड दिस इज 1/C 1 1 1 BC CA एंड AB। आ गया बेटा? डायरेक्ट डाला है, अभी इससे प्रैक्टिस करो ना, अभी आने वाला है क्वेश्चन। C1 प्लस C3, हाँ वैसे भी आ जाएगा, ABC कॉमन निकल जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप। लेकिन क्या करोगे वैसे, कैसे निकालोगे आंसर? कैसे निकालोगे? नहीं आ पाएगा, समझ रहे हो? चलो आ रहा है तो बनाओ तुम वैसे ही, कौन रुका है? जा बना। चलो 1/ABC, कोई बात नहीं बेटा, ये दिमाग लगाना चाहिए, इट इज अप्रिशिएटेड। दिमाग लगाओ, इसके अलावा कैसे बन सकता है, तभी तो दिमाग खुलेगा। आ जाओ, ABC अंदर घुसाते हैं तो दिस इज ABC डिवाइड बाई A, यहाँ पे बचेगा BC, यहाँ पे बचेगा B कैंसिल हो गया तो बचेगा यहाँ पे AC, यहाँ पे C कैंसिल हो गया तो बचेगा AB। 1 1 1 दिस इज BC CA एंड AB। इसका वैल्यू आ जाएगा 1/ABC मल्टीप्लाइड बाई, इसका पूरे का वैल्यू क्या है अब? 0। कौन कौन सा कॉलम सेम आ गया? 1 और 3, तो A 1/ABC इज इक्वल्स टू 0। उसमें अच्छा एकदम सॉल्व करो, अभी देख लेंगे। डन। नेक्स्ट वन, सेकेंड नंबर। यार ये बहुत आसान है,
देखो ध्यान से, बोलो क्या करना चाहिए। रो वन को सेकेंड रो में, सेकेंड कॉलम में क्या ए ऐड करें, ऐड करना तो क्यों ऐड करना, तो 3 और प्लस 2 भी बन जाएगा, क्या करोगे 2b का, खाली ए कैसे क्यों ऐड करना है, नहीं नहीं और बताओ, अरे एकदम सामने आंसर दिख रहा है, माइनस कर सकते हैं, देखो देखो सिंपल से, देखो बेटा ये है रो नंबर 2, रो नंबर 2 में आप क्या माइनस कर सकते हो, अच्छा आप क्या बोल रहे हो कॉलम 1 और, देख इसको सॉल्व करने का एक तरीका नहीं होता है, इसको 2-3 तरीका से सॉल्व किया जा सकता है, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑन द फेस दिखाई दे रहा है उससे सॉल्व किया करो, ठीक है। जैसे यहां पे देखो कॉलम नंबर 2 को पकड़ो, 2a है यहाँ पे b है, अगर इन दोनों को माइनस करोगे एक दूसरे से तो यहाँ पे क्या बचेगा a, 3a में से माइनस करेंगे 2 तो यहाँ क्या बचेगा a, यहाँ पे 5a से माइनस होगा 4 है तो यहाँ क्या बचेगा a, b तो सब में उड़ गया, तो यहाँ पे आया a आ गया। फिर यहाँ पे इस रो पे आओ, ठीक है, यहां से इसको माइनस करो एक दूसरे का, तो b भी उड़ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2a, यहाँ पे बचेगा 2a, यहाँ पे भी बचेगा 2a, तो 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ भी a आ गया, यहाँ भी a आ गया, एक तरीका है इससे कॉलम के थ्रू, दूसरा रो के तरीका से भी कर सकते हो तुम रो के तरीके से भी कर सकते हो, तो आप जो मेथड आपको दिखाई दे ऑन द फेस आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि मेरे को क्या ऑपरेट करना है, तो आप उसी तरीके से ऑपरेट करेंगे। जैसे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कॉलम नंबर 2 में हम लगाने वाले हैं कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 में भी हम लगाने वाले हैं कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर, बिल्कुल हो सकता है रो 2 में से माइनस करो, वहां भी हो सकता है रो 3 रो, अगर आपने रो 2 एक बार माइनस कर लिया ऑपरेट कर दिया उसको, फिर इसको उससे छेड़छाड़ मत करना एक ही स्टेप में, ठीक है। सेम तरीका जैसे आपने रो 2 में ऑपरेशन लगा दिया माइनस रो 1, तो रो 2 तो ऑपरेट कर चुके हो, फिर जब रो 3 में ऑपरेट करोगे तो रो 2 को यूज मत करना उस समय, सेम स्टेप में वेट करना एक स्टेप के लिए, उसमें जो चेंजेस आएंगे, ठीक है। सॉल्व करना जो मन करता सॉल्व करना, लेकिन एक बार दिखा लेना, हो सकता है एक स्टेप में गलती कर दोगे। चलो ये समझ में आ गया, आसान है, आसान टफ लग रहा है क्या, हो गया आगे क्या, ये टफ लग रहा है क्या, तो ऐसा शक्ल क्यों बनाया हमने, सॉल्व कर लोगे इसलिए, चलो दिस इज a प्लस बी, कॉलम 1 में कोई छेड़छाड़ नहीं है, 4a प्लस बी, चलो कॉलम 2 से कॉलम 1 b गया, यहाँ पे बचा 2a माइनस ए, 3a माइनस 2a, यहाँ भी बचा a, 5a माइनस 4a, यहाँ भी बचा a। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, कॉलम नंबर 3 में क्या कर रहे हैं, कॉलम नंबर 3 से 1 को माइनस करें, b गया, यहाँ बचा 2a, 4a माइनस 2a, ये भी बचा 2a, यहाँ भी बचा 2a। अब कॉलम नंबर 3 से बेटा क्या आप a को कॉमन ले सकते हैं, सॉरी 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो आप उसको बाहर निकाल लो, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ए, और कॉलम नंबर 3 से आपने इसको कॉमन ले लिया है, तो यहां भी क्या बचेगा ए, आंसर 2 इंटू क्या 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 ये, हाँ हाँ, क्यों डिवाइड करोगे इसको, किससे करोगे बेटा, जब अपने से कोई चीज मल्टीप्लाई करोगे तब डिवाइड करना होता है, यहां तो आपने कहां से कॉमन बाहर निकाला है, तो क्यों डिवाइड करेंगे कोई भी चीज को, ठीक है। चलो ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ जल्दी से। अब देखो ये जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस बहुत आसान होंगे, क्या लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5, अब ये बहुत आसान कैटेगरी आप लोगों ने पढ़ा भी है, बोल रहा है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डेफिनेटली डिटर्मिनेंट तभी निकलेगा, बकवास, ऑर्डर इसका कितना है 2, ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको दे रखा है क्या -5, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये निकालना है, तो ये हम लोग पढ़े हुए हैं पहले से, k है ना ये, तो पहले तो लिखेंगे k, इसको लिखेंगे यहाँ पे 3, इसका पावर लगाएंगे, इसका पावर क्या होगा जो इसका ऑर्डर होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का पावर स्क्वायर, फिर लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a,
तो ये आ जाएगा 9 इंटू, कहाँ गया इसका वैल्यू यहाँ पे -5, तो ये आ जाएगा कितना -45। वेरी इजी। अब ये इजी लेवल ऑफ जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, ये आसान है। प्रॉपर्टी याद है ना, इसका पढ़े थे हम लोग। अगर आपको के ए दिया हुआ है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, तो अगर आप इसको निकालो, या तो इसको सॉल्व करो, बहुत लंबा है, या तो k इंटू ए लिखो और k का पावर लगाओ। k का पावर वही होना चाहिए जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ क्या है, जो भी है, यहाँ n है तो यहाँ पे n, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पर हम लोगों ने पावर क्या लगाया, यहाँ पे 2। ये प्रॉपर्टी, ठीक। इसके बाद वाले सारे क्वेश्चंस इसी प्रॉपर्टी से आप सॉल्व करेंगे। अगला वाला देखिए, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दिस, ऑर्डर 3 है इसका, और इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू दे रखा है, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू 4 है, ठीक है, समझ रहे हो। इसका वैल्यू निकालना है 2a, तो 2 को पहले बाहर निकालोगे और इसका पावर लगाओगे, तो इसका पावर क्या होगा, जो ऑर्डर है इसका 3 मल्टीप्लाइड बाय a का डिटर्मिनेंट 8 इंटू 4 दैट इज 32। ये प्रॉपर्टी याद है कि भूल गए, याद है अदिति? वो तो टेस्ट में पता चल ही जाएगा। क्या ह्यूमर प्लस डर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, डरा करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और अपने से कर लोगे, अपने से कर लोगे। चलो आ गया, नेक्स्ट पे आते हैं, वही सेम, अच्छा ये सेम नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑर्डर 3 दिया हुआ है और आपको बोल रहा है 3a, इसका वैल्यू इज इक्वल्स टू k इंटू a, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, आसान है, समझ जाओगे, पर बोलो बन जाएगा। अच्छा ये ट्रांसपोज है, ये ऐसे नहीं होगा, a इंटू a ट्रांसपोज, इसका डिटर्मिनेंट ये है ना क्वेश्चन में, ये होगा, ठीक है। आपको a ट्रांसपोज का वैल्यू दे रखा है, अपने को पता है ना कि डिटर्मिनेंट के केस में डिटर्मिनेंट a और इसका ट्रांसपोज दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, ये जानते हैं हम लोग। अब आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू a ट्रांसपोज। अब इनको अलग अलग किया जा सकता है, अगर आपको ऐसे करके लिखा हुआ दो मैट्रिक्स, हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 10 पढ़ा था कि आप दो मैट्रिक्स को अलग अलग कर सकते हैं, तो इसको भी आप अलग अलग कर सकते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे a इंटू a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। अब आपको ये बात पता है, ये वाला प्रॉपर्टी, कि दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम ही होता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a डिटर्मिनेंट इंटू a डिटर्मिनेंट। तो इसको कैसे लिख सकते हो, a डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। अब डिटर्मिनेंट a का वैल्यू दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, 5, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर दैट इज 25। और अपने को निकालने भी यही बोला था, a इंटू a डिटर्मिनेंट, ये अपने को निकालने बोला था। डन है, आसान। क्वेश्चन नंबर 9, चलो 10th करते, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद अपना प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहां पे बोल रहा है a इंटू a ट्रांसपोज, a इंटू a ट्रांसपोज करोगे तो इसका वैल्यू आएगा i, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a डिटर्मिनेंट। अब एक बात बताओ, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये डिटर्मिनेंट नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब एक बात बताओ, अगर ये मैट्रिक्स है, इसमें हम लोग क्या लगा दें, डिटर्मिनेंट, अगर ऐसे लगा दे तो क्या होगा इसका वैल्यू, a इंटू a ट्रांसपोज। अभी इसके पहले जस्ट किए थे ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली ऐसे, वो जो मेथड अभी यूज किए थे उसको एक्सप्लेन करना पहले तो, ठीक है, कैसे क्यों लिख रहे हो उसको। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है बेटा, उसका जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे हमेशा 1 आता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उससे हम लोग इनवर्स भी निकालेंगे आगे जाके। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या देगा आपको, 1। तो ये आ गया इसका वैल्यू। तो बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, +1 -1, ठीक है, डन। यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 जो हमें प्रॉपर्टीज पढ़ना है वो यहां पे खत्म होता है। इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे, आई सजेस्ट कि आप ना क्वेश्चन नंबर 11 इसको जरूर बनाना भी, या बना भी लोगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a, आपको आगे में दिया हुआ है a³ का वैल्यू, ठीक है,
ये दोनों कंडीशंस आपको दिए हुए, आपको x का वैल्यू निकालना है, इसको आपको होमवर्क में बनाना है, नहीं बनेगा तो अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, नाउ दिस मार्क्स कि हमारा जो टॉपिक है प्रॉपर्टी वाला वो खत्म होता है, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन में जितने आगे क्वेश्चंस है ना 12 13 से लेके 25 तक, ये आप अपने सिलेबस में नहीं है, किसी को प्रैक्टिस करने का मन हो कर लेना, जब हम लोग सीयूटी तैयार करेंगे तब हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सीयूटी में आएगा। ऑलराइट, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.